नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बैच फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। बैच फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि जो बैच फाइल होती है उसके लिए कौन से एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। एक्सटेंशन जिसे फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को, फाइल के प्रकार को बताता है। फाइल का एक्सटेंशन यह बताता है कि फाइल किस प्रकार की है। जब हम कोई फाइल बनाते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो हम फाइल का एक नाम देते हैं और नाम देने के बाद ऑटोमेटिक एक एक्सटेंशन भी ऐड हो जाता है। एक्सटेंशन हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। फाइल का प्रकार बताता है उसका एक्सटेंशन, जो कि फाइल फॉर्मेट भी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन किस लिए यूज किया जाता है। जो फाइल फॉर्मेट है या एक्सटेंशन है वह फाइल के टाइप को बताता है, फाइल के टाइप को बताता है। आपसे पूछा जा सकता है, फाइल के नाम को और एक्सटेंशन को किस सिंबल से अलग किया जाता है। तो फाइल का नाम और जो उसका एक्सटेंशन होता है दोनों के बीच लगाया जाता है डॉट सिंबल, जिसे पीरियड साइन भी कहा जाता है। डॉट या पीरियड सिंबल के द्वारा फाइल के नाम और एक्सटेंशन को अलग अलग किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बैच फाइल के लिए निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। यदि आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन ऑलरेडी CPCT के पेपर में पूछा जा चुका है, सितंबर वाले CPCT एग्जाम में पूछा गया है। आप देखें यहाँ पर बैच फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है और ऑप्शन नंबर ए में आपको साफ दिखेगा .bat। .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए .bat। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। XML एक्सटेंशन होता है XML लैंग्वेज का। XML एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML फाइल जो बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .xml, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। .obj ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है ऑब्जेक्ट फाइल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में डीबीएमएस भी कहा जाता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला गया है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को बनाने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल भी एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल भी एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, लेकिन फाइल यहां पर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फाइल। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, लेकिन फाइल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव संख्या 39 के बराबर हेक्साडेसिमल क्या है? दशमलव संख्या 39 के बराबर हेक्साडेसिमल क्या है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। अब सीपीसीटी के पेपर में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जरूर पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के, कन्वर्ट करने के सेपरेट वीडियो भी बनाए गए हैं। आप अलग अलग नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना अलग अलग सीख सकते हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर है 39, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी वह हमें बताना है। यहाँ पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, जिसका बेस होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और इसमें 0 से लेकर 1 तक ही नंबर स्टोर किए जाते हैं। मतलब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें 0 और 1 ही स्टोर होता है। कितने भी 0 हो सकते हैं, कितने भी 1 हो सकते हैं, लेकिन केवल 0 और 1 ही स्टोर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम क्वेश्चन में पूछा गया है। डेसिमल मतलब दशमलव। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 अंक हो सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक के। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, मतलब इसमें टोटल 16 या 16 ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे। आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, 16, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर स्टोर होते हैं, नंबर। लेकिन जो 10 होगा, 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें टोटल 16 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर 10 हो गए। उसके बाद जो 10वां नंबर आएगा 9 के बाद 10, उसको हम A से रिप्रेजेंट कर देंगे, 11 को हम B से रिप्रेजेंट कर देंगे, 12 को हम C से रिप्रेजेंट कर देंगे, 13 को हम D से रिप्रेजेंट कर देंगे, 14 को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को F से रिप्रेजेंट करेंगे। यह होते हैं 4 प्रकार के नंबर सिस्टम। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, जिसमें केवल 0 और 1 ही स्टोर किया जाता है। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, 16, इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होंगे
फिर 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने यह समझा कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, किस नंबर सिस्टम की रेंज क्या होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 39 और हमें इसे किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में। मतलब जो 39 है यह डेसिमल है, यह हो जाएगा 10 बेस का नंबर और हमें इसे किस में बदलना है, 16 बेस में। यहां पर आंसर निकालना है, क्या होगा, हेक्साडेसिमल में बदलना है। आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलोगे तो आपको यहां पर 16 से भाग देना है, मतलब 16 से डिवाइड कर देना है। आप किसी भी डेसिमल नंबर को यदि हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हो तो आपको उस नंबर में 16 से भाग देना है, मतलब 16 से डिवाइड कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमारा नंबर है 39 में हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से भाग देंगे और जब आप इस नंबर में भाग देंगे तो एक आएगा हमारा भागफल को हम यहां लिखेंगे नीचे, और एक आता है शेषफल जिसे कि रिमाइंडर भी कहा जाता है। रिमाइंडर, हमारा जो रिमाइंडर होगा वही आंसर कहलाएगा। हमें इस डेसिमल नंबर 39 में 16 से भाग देना है, एक भागफल आएगा वो नीचे लिखेंगे और जो शेषफल या रिमाइंडर आएगा उसको हम यहां लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब हमें इस 39 में मतलब 39 में 16 से भाग देना है, तो 16 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बार भाग जाएगा, 2 हो गया भागफल। और जब आपने 39 में 16 का भाग दिया तो 2 बार गया, 16 दूनी 32, कितना शेषफल बचा, यहाँ पर 7 बचा। शेषफल को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इस 2 में भी 16 का भाग देना है, तो क्या 2 में 16 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब यह 2 भी हमारा शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। पहले हमने 39 में 16 का भाग दिया, 2 बार भाग गया, शेषफल कितना आया 7। फिर हम इस 2 में 16 का भाग दे रहे थे तो 2 में तो 16 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 2 भी हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, तो उसको भी हमने शेषफल में लिख दिया। अब हमें इस शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है, मतलब 27 हमारा आंसर होगा। हेक्साडेसिमल में आंसर हो जाएगा 27। जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया था 39, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, 27। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना कितना आसान है। सीपीसीटी के पेपर में अब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी आते हैं। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के सेपरेट वीडियो भी बनाए गए हैं। आप उन वीडियो को देखकर नंबर सिस्टम को सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है इन चारों में से कौन सा डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। डिजिटल वॉलेट क्या होता है, डिजिटल वॉलेट एक ऐप होता है जो कि आपको इंटरनेट के माध्यम से मनी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। करंट टाइम पर कई प्रकार के डिजिटल वॉलेट यूज किए जाते हैं जिनके माध्यम से आप स्मार्टफोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन एक डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो गूगल पे, आपने देखा होगा गूगल पे आप यूज भी करते होंगे, गूगल पे तो एक डिजिटल वॉलेट है। भीम यूपीआई भी एक डिजिटल वॉलेट है और एप्पल कंपनी का एप्पल वॉलेट भी डिजिटल वॉलेट है। लेकिन पर्स डिजिटल वॉलेट नहीं है। पर्स तो एक फिजिकल वॉलेट हो जाता है जो कि हम पॉकेट में रखते हैं, कैरी करते हैं, यह तो एक फिजिकल वॉलेट है। डिजिटल वॉलेट कौन कौन है यहाँ पर, गूगल पे, भीम यूपीआई और एप्पल वॉलेट, जबकि पर्स हमारा डिजिटल वॉलेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको भीम ऐप से संबंधित कुछ क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेने हैं क्योंकि भीम ऐप का एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी भीम ऐप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत
इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्स। पर्स एक डिजिटल वॉलेट नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है? यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है? यह क्वेश्चन भी डीबीएमएस से पूछा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जिसका एक क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था। यहां पर भी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है यह भी डीबीएमएस टॉपिक से संबंधित है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा डेटा मॉडल का वर्गीकरण नहीं है। एक दिया गया है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, यह तो होता है। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, यह भी होता है। फिजिकल डेटा मॉडल, यह भी होता है। लेकिन ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल नहीं होता है। ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डीबीएमएस में ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल भी होता है, फिजिकल डेटा मॉडल भी होता है, लेकिन ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बेस्ड डेटा मॉडल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन भी डीबीएमएस से संबंधित है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस को बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है डीडीएल का फुल फॉर्म। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीबीएमएस में डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीबीएमएस में डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें 4 प्रकार के ऑपरेटर दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर वह होते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। ट्रू या फॉल्स में कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं उन्हें कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। कंप्यूटर में कई प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एक होता है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है एक्स और ऑपरेटर, एक होता है नॉट ऑपरेटर। लेकिन माइनस लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। माइनस तो घटाने के लिए, सबट्रैक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, वह तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यह सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। जबकि एंड, और, नॉट, एक्स और, यह सभी कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइनस एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, एंड और एक्स और, यह तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइनस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे हेडर पर
जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? सीधे हेडर पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें डायरेक्ट हेडर पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें टेक्स्ट को टाइप करने की और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें डायरेक्ट हेडर पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? हेडर होता क्या है? आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब हम एमएस वर्ड में कोई पेज तैयार करते हैं तो पेज पर 4 प्रकार के बेसिक मार्जिन होते हैं। पेज पर चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है, वह कहलाते हैं पेज के मार्जिन। जैसे हम पेज पर जब टाइपिंग करेंगे तो कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं होगी, पेज के चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, यह ब्लैंक एरिया कहलाता है पेज मार्जिन। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, एक होता है टॉप मार्जिन, एक होता है बॉटम मार्जिन, एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन। इसके अलावा एमएस वर्ड में एक और स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग करने के काम में आता है। जो पेज का टॉप मार्जिन होता है इसे कहा जाता है हेडर। पेज के टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है इसे कहा जाता है फुटर। हेडर पेज का टॉप मार्जिन होता है, फुटर पेज का बॉटम मार्जिन होता है। हेडर और फुटर का यूज प्रत्येक पेज पर फाइल से संबंधित जानकारी को शो करने के लिए किया जाता है। यदि आपको आपकी फाइल से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को प्रत्येक पेज पर शो करना है तो आप हेडर फुटर का यूज कर सकते हो। हेडर फुटर के द्वारा पेज नंबर, डेट, टाइम, ऑथर का नाम, फाइल का एड्रेस आप प्रत्येक पेज पर शो कर सकते हो। हेडर फुटर ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है और यदि हमें डायरेक्ट हेडर को ऑन करना है तो हम Alt+V+H शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। Alt+V+H शॉर्टकट की को प्रेस करने से हम डायरेक्ट हेडर में पहुंच जाते हैं और यदि हेडर में अभी हम हैं और डायरेक्ट फुटर में जाना है तो हम डाउन वाली एरो की को प्रेस कर देंगे, डाउन एरो की को। यदि आप अभी हेडर में हो और डायरेक्ट फुटर में जाना है तो आप डाउन एरो की को प्रेस करें और यदि आप फुटर में हो, डायरेक्ट हेडर में आना है तो आप अप एरो की को प्रेस करें, अप एरो की को। यदि आप हेडर में हो और फुटर में जाना है तो डाउन एरो की को प्रेस कर दें और यदि आप फुटर में हो, आपको हेडर में आना है तो अप एरो की को प्रेस कर दें। और हेडर को ऑन करने के लिए या डायरेक्ट हेडर में जाने के लिए Alt+V+H शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यदि आप एमएस वर्ड में हेडर फुटर लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब में जाकर यहां से हेडर फुटर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमसे शॉर्टकट की पूछी गई। शॉर्टकट की है Alt+V+H। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने Alt+V+H को प्रेस किया हमारा जो कर्सर है वह हेडर में आ गया है और हेडर ऑन हो गया है। अभी हमारा कर्सर हेडर में है। अब यदि हमें हेडर से डायरेक्ट फुटर में जाना है तो हम डाउन वाली एरो की को प्रेस करेंगे, हम डायरेक्ट फुटर में आ जाते हैं। और यदि फुटर से डायरेक्ट हेडर में जाना है तो हम अप वाली एरो की को प्रेस कर देंगे। तो डायरेक्ट हेडर ऑन होता है Alt+V+H से। Alt+V+H से हम डायरेक्ट हेडर को ऑन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मेलिंग के अंतर्गत उस समूह की पहचान करें जिसमें अधिकतम संख्या में आइकन हो। एमएस वर्ड में मेलिंग के अंतर्गत उस समूह की पहचान करें जिसमें अधिकतम संख्या में आइकन हो। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है। एमएस वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज। मेल मर्ज का अब 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं सीपीसीटी के, तो आपको मेल मर्ज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। एमएस वर्ड में एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है मेल मर्ज।
मेल मर्ज करता क्या है? मेल मर्ज एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बना देता है। यदि आपके पास कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट है और उसी डॉक्यूमेंट की आपको मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है तो आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। यदि आपको एक ही प्रकार की जानकारी एक साथ कई लोगों को भेजनी है तो भी आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बना देता है। मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेल मर्ज के द्वारा आप एडमिट कार्ड बना सकते हो, आईडी कार्ड बना सकते हो, कोई लेटर बना सकते हो। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग टैब में प्राप्त होता है, मेलिंग टैब में। और मेल मर्ज के द्वारा हम लेटर बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं, एनवेलप बना सकते हैं। मेल मर्ज कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाने की सुविधा देता है। मेल मर्ज का जो ऑप्शन है वह मेलिंग टैब में होता है और मेलिंग टैब के अंदर कई ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्रिएट ग्रुप, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप और फिनिश ग्रुप। हमसे पूछा गया है मेलिंग टैब का ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जिसमें सबसे ज्यादा आइकन होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं। वह होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड वाला ग्रुप। राइट एंड इंसर्ट फील्ड वाले ग्रुप में सबसे अधिक ऑप्शन होते हैं मेलिंग टैब में, जबकि क्रिएट ग्रुप में केवल 2 ऑप्शन होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में पहला ग्रुप होता है क्रिएट, और क्रिएट ग्रुप में केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, एनवेलप और लेबल। दूसरा ग्रुप कौन सा है? स्टार्ट मेल मर्ज, इसमें केवल 3 आइकन, 3 ऑप्शन होते हैं। तीसरा ग्रुप है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसमें आप देख सकते हैं करीब 6 से 7 प्रकार के आइकन हैं। एक होता है प्रीव्यू रिजल्ट, इसमें भी 5-6 ऑप्शन हैं। और एक लास्ट होता है फिनिश ग्रुप, जिसमें केवल एक ही ऑप्शन है। मेलिंग टैब का पहला ग्रुप होता है क्रिएट, लास्ट ग्रुप होता है फिनिश, और सबसे ज्यादा आइकन किस ग्रुप में होते हैं? राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में सबसे अधिक आइकन शो होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया है? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किस कंपनी ने विकसित किया है? हमें एक नाम दिया गया है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और हमें बताना है यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वह क्वालकॉम नाम की कंपनी बनाती है। क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर क्वालकॉम नाम की कंपनी बनाती है। इस प्रोसेसर का यूज जनरली स्मार्टफोन में, मोबाइल में किया जाता है। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जो कि मोबाइल या कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है। प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और स्नैपड्रैगन नाम का जो प्रोसेसर है वह क्वालकॉम नाम की कंपनी बनाती है। जनरली इसका उपयोग स्मार्टफोन में या मोबाइल में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालकॉम। क्वालकॉम नाम की कंपनी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को बनाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। यह क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में पूछा गया है। यह सभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही लिए गए हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक वीडियो शेयरिंग साइट है? वीडियो शेयरिंग साइट मतलब जिस पर हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। आप सभी अभी जहां पर यह वीडियो देख रहे हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर है। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है जिसे कि गूगल कंपनी ने बनाया है। यूट्यूब पर हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जीमेल, याहू मेल और रेडिफ मेल, यह तीनों तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, ईमेल की सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, जबकि यूट्यूब हमें वीडियो को शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक पर ऐसे बटन होते हैं
जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का त्वरित एक्सेस प्रदान करते हैं। ब्लैंक पर ऐसे बटन होते हैं जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का त्वरित एक्सेस प्रदान करते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से हो सकता है, क्योंकि तीनों ही सॉफ्टवेयर में यह ऑप्शन एक जैसा होता है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक पर ऐसे बटन होते हैं जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का त्वरित मतलब जल्दी से, फास्ट स्पीड में एक्सेस प्रदान करते हैं। मतलब एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में या एमएस पावर पॉइंट में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे कमांड जो बार बार यूज करने होते हैं, आप उनको कहां पर रखकर जल्दी से उपयोग कर सकते हैं फास्ट स्पीड में। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों ही सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है, एक छोटा सा टूल बार होता है जिसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, आप इसका नाम ही देख सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब यहां पर त्वरित है, त्वरित मतलब जल्दी से, फास्ट स्पीड में। क्विक एक्सेस टूल बार एक स्मॉल साइज का टूल बार होता है जिसमें हम कुछ ऐसे कमांड, कुछ ऐसे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जो हमें बार बार उपयोग करने होते हैं, फास्ट स्पीड में उपयोग करने होते हैं। ऐसे ऑप्शन को, ऐसे कमांड को हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट टाइटल बार में शो होता है। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में शो होता है, जहां से हम किसी ऑप्शन को फास्ट स्पीड में उपयोग कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड की यह हमारी विंडो है। आप एमएस वर्ड की विंडो में देख सकते हैं, सबसे ऊपर यह टाइटल बार होता है। टाइटल बार में यहां पर लेफ्ट साइड में यह है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आप कुछ ऑप्शन को आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार में आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी लोकेशन है जिसमें हम वह ऑप्शन ऐड करके रख सकते हैं जो हमें फास्ट स्पीड में बार बार उपयोग करने होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक एक्सेस टूल बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर गैर जरूरी फाइलों को पहचानती है, मतलब खोज निकालती है और तब उन्हें इरेज कर देती है जब उपयोगकर्ता विंडोज ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें इरेज करने की अनुमति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैंक यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर गैर जरूरी फाइलों को पहचानती है, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी यूटिलिटी है जो हार्ड डिस्क पर अननेसेसरी फाइलों को, मतलब अनयूज्ड फाइलों को आइडेंटिफाई करती है और उन्हें तब इरेज कर देती है जब यूजर उन्हें परमिशन देता है रिमूव करने की। मतलब हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ऐसी फाइलें हैं जो किसी काम की नहीं है, अनयूज्ड फाइल हैं, उन फाइलों को ढूंढना है और उन फाइलों को हटाना है, तो हम किस यूटिलिटी का यूज करेंगे। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी यूटिलिटी होती है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्ड डिस्क में अनयूज्ड फाइलों को, अननेसेसरी जो फाइलें बन जाती हैं उनको ढूंढता है और यूजर के परमिशन देने पर उन्हें डिलीट कर देता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन का काम क्या होता है? फाइल कंप्रेशन का काम होता है किसी फाइल की साइज को कम कर देना। फाइल की साइज को कम करने के लिए यूज होता है फाइल कंप्रेशन। अनइंस्टॉल प्रोग्राम का मतलब क्या है? किसी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से हटा देना, सॉफ्टवेयर को। बैकअप का काम क्या है? किसी डेटा की एक और कॉपी बना लेना। यदि हमारा ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाएगा तो हम बैकअप से डेटा को वापस ला सकते हैं। मतलब आंसर होगा हमारा डिस्क क्लीनअप। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप मतलब डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है डिस्क क्लीनअप, जो कि हार्ड डिस्क पर गैर जरूरी फाइलों को ढूंढता है, पहचानता है और यूजर की परमिशन मिलने के बाद उन्हें हटा देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि हार्ड डिस्क पर या किसी भी डिस्क पर अनयूज्ड फाइलों को, ऐसी फाइलें जो उपयोग की नहीं है, उनको ढूंढता है और यूजर की परमिशन मिलने के बाद उन्हें हटा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क क्लीनअप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है? बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है और यह सभी क्वेश्चन भी सीपीसीटी के पेपर में आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में केवल कठिन प्रश्न ही आते हैं। पेपर में जो आपका 52 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, 52 नंबर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको करीब 20 से 25 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, उन्हीं टॉपिक से होते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कठिन भी दिए जाते हैं। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं है कि केवल कठिन क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन भी आते हैं। आपको केवल सही तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, आपका पेपर आसानी से निकलेगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। ऐसी मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी हुई होती हैं वह कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जो कि डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी हुई नहीं होती है। मतलब वह मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं वह कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, और जो मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं वह कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की साइज छोटी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की साइज बड़ी होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क तो एक सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। आंसर होगा रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी होती है, कुछ देर के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है, कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी फाइल ओपन करते हैं वह रैम में स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। आपको सीडी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से माइक्रो प्रोसेसर के दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं? निम्न में से कौन से माइक्रो प्रोसेसर के दो मुख्य कंपोनेंट हैं? निम्न में से कौन से माइक्रो प्रोसेसर के दो मेन कंपोनेंट हैं? यह क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, जिसे हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं। प्रोसेसर जिसे सीपीयू भी कहा जाता है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम हैं। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर या सीपीयू हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, वह है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है। और सीपीयू के या माइक्रो प्रोसेसर के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। तीन मेन कंपोनेंट, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होती है मेमोरी। एएलयू, सीयू और मेमोरी तीन मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। एएलयू मतलब
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी होती है सीपीयू में रजिस्टर। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। सीपीयू मतलब प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर होती है रजिस्टर मेमोरी, जो कि साइज में सबसे छोटी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होती है। सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अंदर ही मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी मतलब रजिस्टर। अब हम देखते हैं यहां पर कौन से ऑप्शन में हमें 2 कंपोनेंट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्लॉट्स एंड एसएमपीएस, तो यह दोनों तो सीपीयू के कंपोनेंट नहीं है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? माउस एंड कीबोर्ड, यह तो नहीं है सीपीयू के कंपोनेंट। यहां पर भी माउस एंड कीबोर्ड दिया गया है, यह भी नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्यों? क्योंकि सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट भी होता है। यह 2 हमारे सीपीयू के या प्रोसेसर के कंपोनेंट हैं। एक और होता है मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। माइक्रो प्रोसेसर के या प्रोसेसर के या सीपीयू के 2 मुख्य कंपोनेंट यहां पर कौन कौन से दिए गए हैं? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है? पहले आपको यह समझना होगा कि वेब सर्वर होता क्या है। एक होती है वेबसाइट, वेबसाइट मतलब जिस पर आप इंटरनेट पर किसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेज। इंटरनेट पर जो भी जानकारी हमें शो की जाती है वह वेबसाइट में शो की जाती है, और वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। वेबसाइट को खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि कहलाता है वेब ब्राउजर। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करना है तो हमें वेब ब्राउजर का यूज करना होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। वेबसाइट मतलब इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए वेबसाइट यूज होती है। वेबसाइट किससे बनी होती है? मल्टीपल वेब पेज से। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। अब यदि हमें कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करना है तो एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कि कौन सा होता है? वेब ब्राउजर। मगर जो वेबसाइट इंटरनेट पर रखी होती हैं, किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखने के लिए वेब सर्वर का यूज किया जाता है। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, मतलब वेबसाइट को रखा जाता है। वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट को वेब सर्वर पर होस्ट करना होता है, तभी हमारी वेबसाइट को प्रत्येक यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है। तो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है? वेब सर्वर होता है अपाचे वेब सर्वर। अपाचे वेब सर्वर पर हम वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपाचे एक वेब सर्वर होता है। और वेब सर्वर क्या होता है? जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, मतलब वेबसाइट को रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में ऑटो करेक्ट विकल्प उपलब्ध है? ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में ऑटो करेक्ट विकल्प उपलब्ध है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है वह ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में प्राप्त होता है? ओपन ऑफिस राइटर में जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन है वह किस टैब में प्राप्त होता है? ओपन ऑफिस राइटर क्या है? ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आप एमएस वर्ड का यूज करते हैं
एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, ऐसे ही ओपन ऑफिस राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब जो काम आप एमएस वर्ड में करते हो वही सारा काम ओपन ऑफिस राइटर में भी हो सकता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में ऑटो करेक्ट विकल्प उपलब्ध होता है। ऑटो करेक्ट क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय कोई छोटी मोटी मिस्टेक को ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया जाता है, वह कहलाता है ऑटो करेक्ट। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन ओपन ऑफिस राइटर के टूल्स टैब में प्राप्त होता है। टूल्स टैब में ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिस प्रकार से आप एमएस वर्ड का यूज करते हो, एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑटो करेक्ट क्या करता है, टाइपिंग करते समय छोटी मोटी जो मिस्टेक हो जाती हैं उन मिस्टेक को ऑटोमेटिक करेक्ट करने के लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज होता है। और जो ओपन ऑफिस राइटर है उसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन टूल्स मेनू में या टूल्स टैब में प्राप्त होता है। ओपन ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .odt। .odt ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल्स टैब या टूल्स मेनू में ऑटो करेक्ट ऑप्शन प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैंक का उपयोग चित्रों या दस्तावेजों को डिजिटाइज करने हेतु और इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एक ब्लैंक का उपयोग चित्रों मतलब इमेजेस या दस्तावेजों मतलब डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करने हेतु और इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 डिवाइस के नाम हमें दिए गए हैं। चारों डिवाइस में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे हम किसी चित्र मतलब इमेज या किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज कर सकते हैं। डिजिटाइज मतलब उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करना। मतलब आपके पास यदि कोई हार्ड कॉपी आउटपुट है, दस्तावेज या चित्र क्या हो गया, हार्ड कॉपी आउटपुट, और उसे डिजिटाइज करना है मतलब किस में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल कॉपी जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होगी। इसके लिए कौन सी डिवाइस का आप यूज करेंगे। आपको यदि किसी हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, डिजिटल कॉपी में बदलना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में बदलना है या उसे डिजिटाइज करना है तो स्कैनर का यूज किया जाता है। स्कैनर जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम किसी इमेज को, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। और लार्ज साइज का आउटपुट हाई क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है और उसे स्क्रीन पर शो कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सिस विधि का उपयोग चुंबकीय टेप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक्सिस विधि का उपयोग चुंबकीय टेप में किया जाता है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक्सिस मेथड का उपयोग मैग्नेटिक टेप में किया जाता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है जो कि सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं। एक होती है हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक्सेस विधि का उपयोग चुंबकीय टेप मतलब मैग्नेटिक टेप में किया जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं। एक होती है
डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है चुंबकीय टेप में, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? आप किसी भी क्रम में डेटा को रख सकते हो, किसी भी क्रम में डेटा को प्राप्त कर सकते हो। जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? डेटा को रखने का मतलब स्टोर करने का और डेटा को वापस प्राप्त करने का एक निश्चित क्रम होता है, एक फिक्स सीक्वेंस होता है। मैग्नेटिक टेप है क्या? मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड पर वर्क करती है। मैग्नेटिक टेप वह कैसेट है जो कुछ समय पहले हम ऑडियो डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते थे। आपने देखा होगा कैसेट यूज होती थी, रील वाली कैसेट, जिसमें सॉन्ग्स स्टोर किए जाते थे, ऑडियो डेटा स्टोर किया जाता था। उसे बोला जाता है चुंबकीय टेप, मतलब कि मैग्नेटिक टेप, जिसमें केवल ऑडियो डेटा स्टोर होता था, जिसके अंदर रील लगी होती थी। और उसमें यदि 10 गाने स्टोर किए जाते थे तो उन 10 गानों को जब कंपनी स्टोर करती थी तो एक निश्चित क्रम में स्टोर करती थी। और यदि आपको यह गाने प्ले करने हैं, सुनने हैं, तो आपको उसी क्रम में उन्हें प्ले करना होता था। यदि आपकी कैसेट में, आपके मैग्नेटिक टेप में 10 गाने रखे गए हैं तो कंपनी ने इनको एक क्रम में रखा है। अब यदि आपको 5वें नंबर का गाना सुनना है तो आपको शुरुआत के 4 गाने फॉरवर्ड भी करने पड़ते थे, तभी आप 5वें नंबर के गाने पर पहुंच पाते थे। उसे बोला जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जो कि मैग्नेटिक टेप में यूज होता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप है। जबकि एक होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जो कि हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में यूज होता। आप हार्ड डिस्क में किसी भी ड्राइव में जाकर कहीं भी फाइल सेव कर सकते हो, ऐसा पेन ड्राइव में भी कर सकते हो, वह कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप में सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्वेंशियल एक्सेस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आज की वीडियो में हमने समझा है। आप उस क्वेश्चन को यदि समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपसे बन जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती हैं। और सीपीयू के हमने देखा था 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होती है मेमोरी। और मेमोरी कौन सी होती है सीपीयू के अंदर? रजिस्टर, जो कि साइज में सबसे छोटी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। मेमोरी तो होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता, मतलब एएलयू भी होता है, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू भी होता है, लेकिन विजुअल डिस्प्ले यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो मॉनिटर को बोला जाता है। यह तो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब सीपीयू प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू और मेमोरी, जो की होती है रजिस्टर। और रजिस्टर साइज में सबसे छोटी और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।